Now we are discussing about रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट बेसिकली ये होता है जहाँ ये रिक्रूटमेंट भी जो है वो ऑपरेटिव फंक्शन का एक पार्ट है, जो कि प्रोक्योरमेंट का एक पार्ट है, जिसमें बेसिकली ये होता है रिक्रूटमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग द कैंडिडेट फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो बेसिकली रिक्रूटमेंट क्या होता है कि एक तरह का ये पुल है किसी भी लाइक एम्प्लॉय के लिए। ये एक तरह का पुल है, कैंडिडेट्स के लिए ये पुल क्रिएट करता है बिटवीन द कैंडिडेट एंड बिटवीन द कंपनी। ये एक पुल क्रिएट करता है और ये पॉजिटिव प्रोटोकॉल होता है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये जब रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलता है उस टाइम लोगों को हम सिर्फ शॉर्टलिस्ट करते हैं, उन लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। तो ये पॉजिटिव, एक तरह से पॉजिटिव प्रोटोकॉल होता है, पॉजिटिविटी क्रिएट करता है। और जो रिक्रूटमेंट होता है वो बेसिकली इन अ सिंपल वर्ड हम कहें तो इसका ये होता है कि रिक्रूट द राइट पीपल फॉर द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, सो दैट कि हमारा कॉस्ट टाइम ये दोनों सेव हो, एंड साथ में हमारे पास जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनको हम करेक्ट पोजीशन पे हायर कर सकें। तो रिक्रूटमेंट की जो नीड होती है वो बेसिकली होता है, एक तो 3 लेवल पे ये नीड्स क्रिएट होता है, प्लान्ड, एंटिसिपेटेड एंड अनएक्सपेक्टेड। तो प्लान्ड में बेसिकली ये होता है अराइजिंग फ्रॉम चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन एंड रिटायरमेंट पॉलिसी। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि लाइक हमें पता होता है कि इस मंथ में या फिर इस ईयर में इतने लोग रिटायर्ड होने वाले हैं, या फिर हम ऑर्गेनाइजेशन की कुछ भी प्लान्स या पॉलिसीज़ में चेंज ला रहे हैं, लाइक हम कुछ न्यू मशीनरीज ला रहे हैं, न्यू टेक्निक्स या न्यू टेक्नोलॉजीज़ ला रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। तो उस केस में ये ऑलरेडी प्लान्ड होता है कि हम 2023 में ये टेक्नोलॉजी को अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसके लिए हमें इतने स्किल्ड लोग चाहिए जो कि उस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सके। तो ये सब कहीं ना कहीं प्लान्ड है, एंड रिटायरमेंट जितने लोगों की रहेगी वो जो गैप्स आएंगे वो भी प्लान्ड है। उसके बाद आते हैं एंटिसिपेटेड। एंटिसिपेटेड में ये होता है ऑर्गेनाइजेशन कैन प्रिडिक्ट बाई स्टडिंग ट्रेंड इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एंटिसिपेटेड में ये होता है कि हम कहीं ना कहीं ट्रेंड या फिर मार्केट को स्टडी करके ये अपने नीड को लाइक क्लियर कर पाते हैं कि हमें आगे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आ सकते हैं। लाइक जैसे कि अभी डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो अगर कोई एडवर्टीज़मेंट की कंपनी है, एड एजेंसी है, तो वो ट्रेडिशनल वे में अगर चल रही होती तो ऑफकोर्स कहीं ना कहीं अपना मार्केट, उसका मार्केट ख़राब हो जाता, वो कहीं ना कहीं अपने आप को स्टैंड नहीं कर पाता इस न्यू टेक्नोलॉजी के साथ। तो ये कहीं ना कहीं ट्रेंड के हिसाब से खुद को चेंज करना, ये भी एक तरह से प्रिडिक्टेड होता है। थर्ड वन इज़ अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड में ये होता है अगर किसी ने रेजिग्नेशन दे दिया, किसी की डेथ हो गई, या एक्सीडेंट की वजह से वो एलिजिबल नहीं है कि वो काम कर पाए, या फिर कोई बीमारी हो गई, या इस तरह की कोई भी अनसर्टेन थिंग्स हो जाती है, तो उस केस में अनएक्सपेक्टेड होता है, जिसकी वजह से हमें रिक्रूटमेंट अपनी करनी पड़ती है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। तो रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस होता है वो बेसिकली पहला जो होता है वो आइडेंटिफाई वैकेंसी, जिसमें हम वैकेंसीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं अभी। उसके बाद सेकेंड वन इज़ प्रिपेयर जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। इसमें ये होता है कि हम पहले तो हमने वैकेंसी आइडेंटिफाई कर लिया, एंड उसके बाद फिर उस वैकेंसी के लिए क्या क्या हमारे पास स्किल्स, नॉलेज, डिग्री चाहिए वो, या फिर उसमें क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, क्या टास्क परफॉर्म करना पड़ेगा, वो हम सेकेंड प्रोसेस में डिसाइड करते हैं। एंड थर्ड वन इज़, ये जब दोनों प्रोसेस फिलफिल हो गया तो हम अपने वैकेंसी को एडवर्टाइज़ कर देते हैं। एडवर्टाइज़ करते हैं अदर देन हम जिस भी वे में रिक्रूट करना चाहते हैं, लाइक थ्रू रेफरेंस, थ्रू कंसल्टेंसी, थ्रू ऑनलाइन वेबसाइट्स, जिस भी वे में हम अपने रिक्रूटमेंट को, हम अपने वैकेंसी को फुल करना चाहते हैं, तो हम वहाँ पे एडवर्टाइज़ करेंगे अपने वैकेंसी को। उसके बाद फिर जो भी रिस्पॉन्सेस आने लगेंगे हम उन्हें मैनेज करेंगे। लाइक जैसे कि हमने एडवर्टाइज़ किया ऑनलाइन, हमने अगर प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइज़ किया तो हमारे पास जो भी एप्लीकेशंस आने शुरू हुए, हम उन रिस्पॉन्सेस को मैनेज करेंगे, उन्हें हम गो थ्रू करेंगे कि किस तरह के रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं, एंड कितने रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं, उन चीज़ों को हम मैनेज करेंगे। एंड देन फिर हम शॉर्ट लिस्ट करेंगे। लाइक अगर हमें 5 रिक्वायरमेंट है और हमारे पास 100 अप्लीकेशंस आ गए, तो हम 100 को तो नहीं बुला सकते इंटरव्यू के लिए, इट इज़ सो लाइक बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो इसलिए हम उसमें से शॉर्टलिस्ट करते हैं जो सूटेबल होते हैं हमारे लिए। शॉर्टलिस्ट करने के बाद फिर हम उनका इंटरव्यू अरेंज करते हैं।
इंटरव्यू अरेंज करने के बाद लाइक जैसे कि अगर हमने 20 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया तो हमने इनका ये डिसाइड कर लिया कि आज फर्स्ट हाफ में ये 5 लोग आएंगे, सेकेंड हाफ में ये 5 लोग आएंगे। ऐसा करके हमने इंटरव्यू अरेंज कर लिया और जो भी हमारे पैनल होंगे उनको इन्फॉर्म कर दिया, उस हिसाब से हमने इंटरव्यू अरेंज कर दिया। एंड देन फिर हमने इंटरव्यू कंडक्ट किया। उसके बाद इंटरव्यू कंडक्ट होने के बाद हम ये डिसाइड करते हैं अगर उनका परफॉर्मेंस बेटर रहा या फिर पैनल ने अगर उन्हें चूज़ किया उन 20 में से जो लोग भी शॉर्टलिस्ट होते हैं उनके लिए फिर हम डिसीज़न लेते हैं एंड देन फिर हम उनका फाइनल डिसीज़न मेकिंग करते हैं कि इनका सिलेक्शन है नहीं है। जो सोर्सेस होते हैं रिक्रूटमेंट के वो बेसिकली इंटरनल और एक्सटर्नल 2 सोर्सेस होते हैं। तो इंटरनल सोर्स ये होता है कि लाइक हमने जो भी वैकेंसी है उसको या तो ट्रांसफ़र करके फुलफ़िल कर लिया, प्रमोशन से, डिमोशन उस केस में होता है लाइक अगर किसी को हमने किसी पोजीशन पे रखा और वो अपना वर्क सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है एंड इवन ही इज़ नॉट एलिजिबल, इट मे बी किसी रेफरेंस की वजह से, किसी वजह से बाय मिस्टेक वो उस पोजीशन पे चला गया, तो हम उसे डिमोट करके भी पोजीशन को फुलफ़िल करते हैं। अपग्रेड मीन्स ट्रेनिंग वगैरह दे के हम उनके टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करके उस पोजीशन पे डाल देते हैं। रिटायर्ड एम्प्लॉय को हम हायर कर लेते हैं अगर हमारे पास टाइम बहुत कम है। फिर डिपेंडेंट एंड रिलेटिव्स ऑफ डिजीज्ड एम्प्लॉय, लाइक जैसे अगर किसी का एक्सीडेंट या फिर किसी इलनेस की वजह से वो उस पोजीशन से हट रहा है तो हम उसके डिपेंडेंट या फिर जो भी उसके रिलेटिव्स होते हैं उनको वो पोजीशन दे देते हैं अगर वो एलिजिबल होते हैं तो। फिर हम आते हैं एक्सटर्नल पे। एक्सटर्नल में ये होता है कि हम फिलफिल करते हैं प्रेस एडवर्टीजमेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, प्लेसमेंट एजेंसीज या आउटसोर्सिंग, एम्प्लॉयमेंट चेंजेस, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, अनसॉलिसिटेटेड एप्लीकेंट्स, एम्प्लॉय रेफरल, रिक्रूटमेंट एट फैक्ट्री गेट, जॉब पोर्टल्स। ये सारे बेसिकली ये होते हैं कि हम एक्सटर्नली कैसे लाइक ये तो हमारे सारे इंटरनल जो भी पर्सन्स थे, इंटरनल एम्प्लॉयज़ थे, हमने उनके थ्रू उस पोजीशन को फिल कर लिया। बट यहाँ पे हम लोग बाहर से हायर करते हैं एम्प्लॉयज़ को जो कि एडवर्टाइज़ करके या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से जो हम लोग कैंडिडेट्स को लेते हैं, फिर प्लेसमेंट एजेंसीज़ के थ्रू लाइक कंसल्टेंसीज़, फिर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में ये होता है बेसिकली कि हम अपने किसी एम्प्लॉय को दूसरी कंपनी को देते हैं एंड वो अपने किसी एम्प्लॉय को जो एलिजिबल होता है वो हमें देते हैं। फिर जैसे कि यहाँ पे ये था रिक्रूटमेंट एट फैक्ट्री गेट। रिक्रूटमेंट एट फैक्ट्री गेट ये होता है कि अगर कोई सामने से चल के किसी ने अपना CV आपको सबमिट किया है कंपनी में फॉर जॉब, तो उस वक्त अगर रिक्वायरमेंट नहीं भी हो तो आप उसे सेव करके रखते हैं और जब रिक्वायरमेंट होती है तो कहीं ना कहीं आप उनसे कांटेक्ट करते हैं। एम्प्लॉय रेफरल में होता है कि एम्प्लॉय का कोई रेफरेंस हो लाइक कोई वहाँ पे एक्स एम्प्लॉय हो और अभी वो वर्क कर रहा हो या फिर उसने छोड़ दिया हो या जो भी हो, अगर उसने रेफरेंस से किसी को भेजा तो कहीं ना कहीं उनको हम हायर करते हैं, तो ये एक्सटर्नल में आता है। उसके बाद फिर हम आते हैं फैक्टर्स पे। फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑफ रिक्रूटमेंट, ये 2 फैक्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर में सप्लाई एंड डिमांड, डिपेंड्स ऑन सप्लाई एंड डिमांड पे होता है। लेबर मार्केट जैसा कि मैंने ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में भी बताया था, एंड इमेज, गुडविल, फिर एम्प्लॉयमेंट रेट, फिर कॉम्पिटिटर्स। इन लोगों की वजह से अगर हमें कोई भी चेंजेस करने होते हैं या हमें और भी ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं लाइक एक्सटर्नल वेज में हमें इफ़ेक्ट कर रहा है। उसके बाद हम आते हैं इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर में ये हो जाता है रिक्रूटमेंट पॉलिसी, लाइक हमारा पॉलिसी हो कि हम हर ईयर या फिर हर 6 महीने पे या 1 साल पे हम कहीं ना कहीं कुछ लोगों को हायर करते हैं, कुछ लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट देते हैं, वो हमारी पॉलिसी है, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग मैंने पहले बताया। साइज़ ऑफ द फॉर्म्स, अगर हम फॉर्म का साइज़ इंक्रीज़ करते हैं तो उस केस में भी हमें लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, लाइक अगर हमारा फिक्स है कि कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट हमें लाइक रिक्रूटमेंट में 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करना है, तो कहीं ना कहीं हम फिर क्या करेंगे, वो जो हमारा ऑलरेडी पॉलिसी बना हुआ उस पॉलिसी को कंटिन्यू रखने के लिए भी हम रिक्रूट करना पड़ता है। या फिर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, हम अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंड करते हैं तो उस केस में भी हमें रिक्रूट करना पड़ता है। तो ये बेसिकली मैं कहूँ तो अभी जो करेंट ट्रेंड्स चल रहा है रिक्रूटमेंट का, आउटसोर्सिंग चल रहा है, ई रिक्रूटमेंट मीन्स जो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट्स होते हैं,
उसके बाद वीडियो इंटरव्यूज़ हो गए, फिर ऑनलाइन नेटवर्किंग इवेंट्स हो गए, सोशल मीडिया हो गए। अभी बेसिकली ये सारे ट्रेंड्स में है रिक्रूटमेंट के। एंड ये इवैल्यूएशन ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है ये बेसिकली ये है कि लाइक हम किसी भी पोजीशन को फिल करने के लिए जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस यूज़ करते हैं, तो यहाँ से हम ये इवैल्यूएट करते हैं कि ये हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो इफ़ेक्टिव हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये 5 वेज़ हैं जिसके बेसिस पे हम लोग ये अपना लाइक इवैल्यूएट करते हैं खुद को कि हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस इफ़ेक्टिव रहा या नहीं रहा। तो ये है कॉस्ट पर हायर, जिसमें हम एडवर्टीज़मेंट कॉस्ट प्लस कंसल्टेंसी फ़ी प्लस टोटल इंटरव्यू कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल हायर। ये जब हम करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारा कॉस्ट पर हायर कितना जा रहा है और हमें उससे कितनी लाइक रिटर्न या आउटपुट मिल रहा है। सेकेंड वन इज़ टाइम टू फिल, टोटल डेज टू फिल डिवाइडेड बाय टोटल हायर्स, मीन्स कितना टाइम हमारा लगा। ये तो हमने कॉस्ट निकाल लिया, उसके बाद हमारा कितना टाइम लगा उसके लिए हमें ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। क्वालिटी ऑफ हायर, हमने क्वालिटी कैंडिडेट्स को हायर किया या फिर ऐसे ही बस किसी को भी हायर कर लिया उस पोजीशन के लिए, तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। एवरेज परफॉर्मेंस स्कोर ऑफ हेड काउंट विद इन 0 to 1 year ऑफ सर्विसेज डिवाइडेड बाय एवरेज परफॉर्मेंस रेटिंग ऑफ टोटल हेड काउंट। उसके बाद फोर्थ है टर्नओवर। टर्नओवर ये होता है कि लाइक हमारा कितना टर्नओवर इंक्रीज़ हुआ है। हमारा लाइक अगर 1 लाख था टर्नओवर, अभी अगर 1.2 हो गया तो कहीं ना कहीं 20,000 का हमारा इंक्रीज़ हुआ टर्नओवर। तो अगर हमने 10,000 खर्च किया और 20,000 हमारा इंक्रीज़ हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो लिटिल बिट इफ़ेक्टिव है, तो हम टर्नओवर से भी इवेलुएट करते हैं। उसके बाद फिफ्थ वन इज़ इल्ड रेशियो। इल्ड रेशियो में ये होता है नंबर ऑफ़ हायरेबल इंडिविजुअल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ रिक्रूटर्स। इसमें ये होता है कि कितने लोग इंडिविजुअल्स को हमने हायर किया और कितने नंबर ऑफ़ रिक्रूट्स हुए। लाइक हमें हायरेबल इंडिविजुअल अगर 10 हैं और हमें रिक्रूट करना था 15 लोगों को, बट हम 10 को ही कर पाए, तो इसमें बेसिकली हम यही इवेलुएट करते हैं कि हम इतना प्रोसेस यूज़ करने पे भी एक्चुअली में कितने इंडिविजुअल्स को हम रिक्रूट कर पा रहे हैं। तो ये बेसिकली इवेलुएशन मेथड था रिक्रूटमेंट का।